हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 95 उत्तराखंड। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी वन दरोगा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें मानव रोग और मानव रोगों की 3 पार्ट में हमने डिस्कस किया है, जिसमें जो जेनेटिक रोग थे यानी कि जो जन्मजात रोग थे और उसके बाद जो उपार्जित रोग थे, उन रोगों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उपार्जित रोगों में हमने बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में देखा, और जो जन्मजात रोग थे यानी कि जो जन्म से होते हैं उन रोगों के बारे में हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया है। एक, जो क्रोमोसोम हैं उन क्रोमोसोमों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर, और दूसरा हमने देखा कि जो क्रोमोसोम थे उनकी संरचना में किस तरह से परिवर्तन हो रहा था और उन परिवर्तनों के कारण कौन कौन से रोग हो रहे थे। आज है हेल्थ एंड डिजीज का यानी मानव रोग पार्ट 4, और इसमें हम देखेंगे कि उपार्जित रोगों में पहला पार्ट हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया है बैक्टीरिया, और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे वायरस, यानी कि वायरस के कारण होने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस है क्या। इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया था। जो एक्वायर्ड डिजीज थे वो 2 तरह से हो रहे थे। एक तो हो रहा था इन्फेक्शनल डिजीज और दूसरा होता नॉन इन्फेक्शनल डिजीज। जो इन्फेक्शनल डिजीज थे इनके जो रोग कारक थे वह अलग अलग तरीके से, यानी कि कोई रोग बैक्टीरिया के कारण हो रहा था और कोई रोग वायरस के कारण, कोई प्रोटोजोआ और फफूंद के कारण। इसमें हमने जो बैक्टीरियल डिजीज है यानी कि जो बैक्टीरिया के कारण हो रहे थे रोग, उनके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया है। उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जो जेनेटिक रोग थे इन जेनेटिक रोगों का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के टॉप में इधर साइड पे एक आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में एंड में आपको उन दोनों वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर मिलेगा। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें अलग अलग तरीके से रोग हो रहे थे। उनका रोग कारक क्या था, उन रोगों में जो लक्षण थे वो लक्षण किस तरह के दिखाई दे रहे थे। किसी रोग के लिए कोई निश्चित पर्टिकुलर टेस्ट था तो उन टेस्टों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे वायरस जनित रोग, यानी वायरस के कारण होने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरस है क्या। वायरस, या फिर पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसकी हमने कल बात की थी। बैक्टीरिया की अगर सेल की बात करें तो सेल में न्यूक्लियस होता था और उसके बाहर एक अल्प विकसित नाभिकीय झिल्ली, नाभिक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती थी। और वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसी होती थी, अल्प विकसित यानी कि कम विकसित, और इसी कम विकसित होने के कारण बैक्टीरिया वाली जो सेल थी इसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते थे। प्रो का मतलब ही क्या है, अल्प विकसित, और कैरियोटिक का मतलब है जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो झिल्ली है वह कैसी है, इसमें अल्प विकसित है। यहीं पर अगर मैं वायरस की बात करूं, वायरस जो बैक्टीरिया था वह था एक कोशिकी, यानी इसमें एक कोशिका होती थी और इसका अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता था। डीएनए वो
आरएनए। यहीं पर अगर वायरस की बात करें, वायरस है अकोशिकी, यानी यह अकोशिकी है। और वायरस के अगर वायरस होता कैसा है इसे देखें तो वायरस की एक नॉर्मल डायग्राम इस तरह से, इसमें बीच में डीएनए या फिर आरएनए होता है, डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से एक होगा, या तो होगा डीएनए या फिर होगा आरएनए। वायरस की खास बात है कि या तो होगा डीएनए या होगा आरएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। जो वायरस है इसका जो आवरण बना रहता था, आवरण बनता है वो बनता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। वायरस रहता कहाँ है? अगर इसे देखें तो वायरस सब जगह रहता है, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वायरस नहीं पाया जाता है। वायरस को अगर देखें तो वायरस जब तक इसे कोई जीवित कोशिका नहीं मिलती है तब तक यह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जैसे ही इसको कोई जीवित कोशिका मिली तो यह अपनी संख्या में, यानी उसकी इनकी संख्या में जो है वृद्धि होने लगती है। वृद्धि होने के लिए एक कंडीशन है कि इसे कोई जीवित कोशिका मिलनी चाहिए। अगर जीवित कोशिका नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि वायरस वहां पर ग्रो नहीं करेगा और सिर्फ रहेगा निष्क्रिय अवस्था में। थोड़ा सा वायरस के बारे में और बात करें तो यह है वायरस। इसकी संरचना अलग अलग तरीके से हो सकती है। वायरस और जीवाणु में अगर बैक्टीरिया और वायरस में अंतर करें तो बैक्टीरिया क्या था, एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसमें एक कोशिका होती है। और वायरस की बात करें तो वायरस अकोशिकीय जीव है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया सुप्तावस्था में नहीं रह सकता है, जबकि वायरस सुप्तावस्था में हजारों सालों तक रह सकता है। जब तक कि इन्हें जीवित कोशिका नहीं मिलती ये जीवित नहीं होते हैं। जैसे ही इनको जीवित कोशिका मिली तो ये सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। जब तक इनको जीवित कोशिका नहीं मिलेगी तब तक ये निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। जैसे ही इनको कोई जीवित कोशिका मिलेगी तो वह सक्रिय अवस्था में रहने लगते हैं, यानी कि अपनी संख्या को वहां पर क्या करने लगते हैं, बढ़ोतरी करने लगते हैं। दूसरी बात, जीवाणु का आकार वायरस से बड़ा होता है। इन्हें प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। वहीं अगर विषाणु की बात करें, वायरस की बात करें, इनका आकार जो बैक्टीरिया होता है उससे छोटा होता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। जो बैक्टीरिया है इनका संग्रहण नहीं किया जा सकता है, जबकि जो वायरस है इस वायरस का संक्रमण क्रिस्टल के रूप में किया जा सकता है, क्रिस्टलीय रूप में किया जा सकता है। यहां पर वायरस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी है। वायरस क्या है, अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश की वृद्धि कर सकता है। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु जैसे ही इनको कोई जीवित कोशिका मिलती है तो वहां पर ये क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। वायरस बिना किसी सजीव माध्यम के पुनर्उत्पादन, यानी कि इनकी संख्या नहीं बढ़ सकती है। और अगर इनको कोई जीवित कोशिका नहीं मिलती है तो यह सैकड़ों वर्षों तक सुप्तावस्था में रह सकते हैं। जैसे ही इनको कोई जीवित कोशिका मिलेगी तो यह जीवित कोशिका में मिलने के बाद ये अपनी संख्या को क्या करते हैं,
बढ़ाते हैं और उस जीवित कोशिका में उनकी जो सेल है उसको क्या करते हैं, आच्छादित करते हैं यानी कि नष्ट करते हैं और उस जीव को क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर लेता है तो वह कोशिका के मूल आरएनए और डीएनए के जेनेटिक संरचना को परिवर्तित करता है और अपनी जेनेटिक सूचना से बदल लेता है और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का क्या करता है, पुनरुत्पादन कर लेता है। यानी कि जो कोशिका संक्रमित हो गई है वह संक्रमित होने से अपने जैसे, जिस तरह से वह संक्रमित हुई है उसी तरह की नई कोशिका को बनाने लगता है। तो ये था वायरस के बारे में, छोटी सी जानकारी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोगों की अगर बात करें तो इसमें आता है एड्स रोग, पोलियो रोग, डेंगू ज्वर, हेपेटाइटिस या इसे पीलिया या जॉन्डिस भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया या रेबीज, खसरा, गलसुका, छोटी आंत, इन्फ्लुएंजा, चेचक, मेनिंजाइटिस और ट्रेकोमा। ये जो लिस्ट है ये है वायरस जनित रोगों की। इन्हीं में से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इन रोगों के नाम दे देता है और पूछता है कि वायरस से होने वाले रोगों कौन से हैं, या इस तरह से दे देगा 3 तो नाम बैक्टीरिया से संबंधित होंगे और 1 होगा वायरस से, या फिर 3 होंगे वायरस से और 1 होगा बैक्टीरिया से, और पूछेगा कि कौन सा इसमें बैक्टीरिया वायरस से संबंधित रोग नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें एड्स रोग की। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स के अगर रोग कारक की बात करें यानी कि जिसके कारण यह रोग होता है, रोग कारक, तो ये होता है HIV। अगर एड्स रोग के संक्रमण की बात करूं, संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण, इसका जो संक्रमण होता है यह होता है संक्रमित सुई से, यानी कि किसी व्यक्ति को एड्स था और उस व्यक्ति को इंजेक्शन के द्वारा कोई दवा दी गई और उसी इंजेक्शन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को भी कोई दवा दी जाती है, तो वो क्या है, वह संक्रमित सुई है। और संक्रमित सुई जो है, सुई ब्लड के कांटेक्ट में आती है, ब्लड के कांटेक्ट में आने से जो एड्स वायरस है यह वायरस उस ब्लड के कांटेक्ट में रहेगा और वही ब्लड स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चल जाता है और उससे वह भी स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। दूसरा अगर इसके संक्रमण की बात करूं तो दूसरा संक्रमण क्या है, वह है संक्रमित रक्त द्वारा। यानी कोई रक्त था और वो संक्रमित था एड्स के द्वारा, एड्स का वायरस था, तो ये जो रक्त था अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में दिया जाता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को ही एड्स होगा, क्योंकि उसमें क्या है, एड्स का क्या है, वायरस है। तीसरा अगर इसके संक्रमण की बात करें तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं अगर उनको एड्स होता है तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे, जो गर्भ में पल रहे बच्चे को एड्स हो सकता है, एड्स होता है।
चौथा, जो संक्रमण होता है यह होता है असुरक्षित यौन संबंध से। इसी एड्स के अगर परीक्षण की बात करें तो परीक्षण एक अलीसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। अलीसा टेस्ट। और यह एलिसा टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो कंफर्मेशन के लिए एक दूसरा टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट का नाम है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। और एड्स में होता क्या है कि जिस व्यक्ति को ये एड्स हो गया उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। और दूसरी बात करें तो इसमें WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स की संख्या कम होती है। यानी कि अगर यह रोग हो गया तो समझ लीजिए मरना तय है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो हमने देखा कि एड्स जो है, एड्स का फुल फॉर्म था एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसके रोग कारक की अगर बात करें तो रोग कारक है HIV। इसका संक्रमण किस तरह से हो रहा था? वो हो रहा था संक्रमित सुई के द्वारा, दूसरा संक्रमित रक्त के द्वारा, तीसरा असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, चौथा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो उसे भी एड्स होगा। इसके अगर परीक्षण की बात करें तो इसका जो परीक्षण होता है वो होता है एलिसा टेस्ट के द्वारा। और अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। और इस एड्स रोग में होता क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है और WBC की संख्या कम होने लगती है। यह था वायरस से होने वाले रोग में पहला रोग। दूसरा रोग देखें, ये सब वही है कि जो एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का वायरस क्या है, ये सब इसी में दिया हुआ है। दूसरा रोग होता है पोलियो। यानी कि इसका दूसरा नाम है पोलियोमाइलाइटिस। अगर पोलियो के रोग कारक की बात करूं, रोग कारक तो इसका रोग कारक है एंटेरो वायरस। अगर इसके संक्रमण की बात करूं, संक्रमण किस तरह से होता है? तो संक्रमण होता है दूषित जल व भोजन से, और ये दूषित अगर जल व भोजन होगा तो सबसे पहले यह करता है हमारे
यकृत में इन्फेक्शन, और यकृत के बाद करता है आंतों में इन्फेक्शन। आंतों से यह रोग तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र से यह रोग करता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, और अस्थि मज्जा को प्रभावित करेगा तो इसमें होता है विकलांग। इंसान कैसा हो जाता है? विकलांग हो जाता है। इसके अगर उपचार की बात करूं, उपचार, इसका कोई उपचार नहीं है। इसके वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन वैक्सीन इसकी दो तरह से होती है। एक होती है IPV और दूसरा होता है OPV। IPV इसे दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, और इसे दिया जाता है मुख के द्वारा, मुख के द्वारा। यह रोग हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में एक अलग टॉपिक भी दिया हुआ है। इस पोलियो के बारे में एक अलग से डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ पोलियो के बारे में होगा। और ये जो IPV है, इसकी जो खोज की थी वह की थी साल्क ने, साल्क के द्वारा। और OPV इसकी जो खोज की थी वो की थी साबिन के द्वारा, साबिन द्वारा। एक पॉइंट इसमें यह है कि हमारा जो भारत है, भारत 2014 तक पोलियो मुक्त घोषित किया गया। पोलियो मुक्त घोषित किया गया, यानी कि 2014 के बाद, अगर यह होता क्या है कि किसी रोग से मुक्त करने के लिए कि अगर 3 साल तक कोई भी केस नहीं आता है तो उसमें WHO के द्वारा उस देश को मुक्त घोषित किया जाता है। जैसे पोलियो था तो पोलियो में 3 साल से, यानी कि 2011 से 2011 से भारत में कोई भी केस नहीं था, तो WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अगला जो रोग आता है जो वायरस के द्वारा होता है वह आता है डेंगू। डेंगू, इसी का दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार इसका दूसरा नाम है। अगर डेंगू के रोग कारक की बात करें, रोग कारक, इसका रोग कारक होता है फ्लेवी राइवो वायरस। अच्छा, ये जो आगे आ रहा है फ्लेवी, ये फ्लेवी इसकी क्या है? फैमिली है। और ये वायरस राइवो वायरस इसका नाम है। जिस तरह से जो कोरेना है, कोरेना, कोरेना एक फैमिली है। आपने देखा भी होगा कि जब ये कोरेना फैला था तब बहुत से
जो मैसेज थे वो मैसेज वायरल हो रहे थे और कह रहे थे कि कोरोना 12th की बायोलॉजी की बुक में कोरोना के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो कोरोना वायरस है यह कोरोना वायरस की फैमिली है। कोरोना क्या है? वायरस की फैमिली है। और जो कोरोना है इसका नाम है SARS कोविड 2। ये सेकंड नंबर का वायरस है। इससे पहले भी कोरोना हुआ था, वो चीन में ही हुआ था, चीन में। और ये जो हुआ था 2004 या 5 के बीच में हुआ था, 4-5 में। ये तो था कोरोना क्या है, कोरोना उसकी फैमिली है। यहाँ पर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू का रोग कारक जो था वो फ्लेवी राइबो वायरस था। इसका फ्लेवी जो है वो क्या है? फैमिली है। और डेंगू के अगर रोग वाहक की बात करें, रोग वाहक यानी कि जो रोग को फैलाता है, रोग कारक अलग है और रोग वाहक अलग है। रोग वाहक है मच्छर, एडीज इजिप्टाई, इजिप्टाई, यह क्या है? इसका रोग वाहक है। अगर इसके लक्षण की बात करें, डेंगू के लक्षण, डेंगू जो है मुख्यतः 2 फेज में होता है। पहला फेज, फर्स्ट स्टेज में होता क्या है कि तेज बुखार आता है, तेज बुखार, और जोड़ों में क्या रहता है? जोड़ों में दर्द रहता है। कॉमन बीमारी है आजकल। हर मतलब 4 लोगों को छोड़ के अगर देखें तो डेंगू किसी न किसी को हुआ रहता है। और इसके दूसरे, ये तो था फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में इसके जो लक्षण रहते हैं, तेज बुखार का आना, जोड़ों में दर्द होना। और जोड़ों में दर्द बहुत खतरनाक होता है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का दर्द होता है। तभी तो इसका नाम कहा गया है हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि बहुत तेज का दर्द होता है। और इसके सेकेंड स्टेज में अगर देखें, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज 2 स्टेजों में होता है। तो सेकेंड स्टेज में जो लक्षण होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में कमी। और वो कमी होती कितनी है? अगर नॉर्मल मनुष्य में देखें तो नॉर्मल मनुष्य में होती है 1.5 लाख तक। यह जो कमी हो सकती है यह हो सकती है 1 लाख, 1 लाख तक। और इससे भी कम हो सकती है 60,000। और ये कमी कितनी होगी यह निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति को डेंगू हुआ है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है उस आधार पर इस प्लेटलेट्स में क्या होती है? कमी होती है। इसके अगर उपचार की बात करें तो उपचार में लक्षणात्मक लक्षणात्मक उपचार किया जाता है। यानी कि लक्षणात्मक उपचार का मतलब हुआ बुखार आया है, लो बुखार की दवा।
हड्डी में, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा दे देते हैं। इसमें जो वायरस से होने वाले रोग होते हैं, यह रोगों का उपचार सिर्फ एक ही है, लक्षणात्मक उपचार। यानी कि जैसे लक्षण दिखे उस तरह की उसको दवा दी जाती है। और इसका जो परीक्षण होता है, अगर परीक्षण की बात करूं तो परीक्षण टार्निक्वेट परीक्षण, इसके परीक्षण का नाम है टार्निक्वेट परीक्षण। बहुत बार पूछा भी जाता है कि डेंगू का परीक्षण किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है टार्निक्वेट परीक्षण के द्वारा। ये था वायरस से होने वाले रोग, डेंगू ज्वर के बारे में। और तीसरा आता है हमारा हेपेटाइटिस यानी पीलिया, या इसे कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस के रोग कारक की बात करूं तो रोग कारक होता है हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। यह जो वायरस होता है वह 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार, यानी कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस एफ। यह 6 प्रकार का होता है। और जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी होता है और हेपेटाइटिस सी होता है। अगर इसके संक्रमण की बात करूं, संक्रमण किस तरह से होता है, तो संक्रमण होता है रोगी व्यक्ति के रोगी व्यक्ति से रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसकी संक्रमित वस्तुओं को छूने से, संक्रमित वस्तुओं को छूने से, इसमें जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग की बात करूं, यह होता है यकृत। और इसके वैक्सीन की बात करूं, वैक्सीन का नाम है हेपेटाइटिस 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 वैक्सीन। और हेपेटाइटिस जो वैक्सीन है, इसका हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक के द्वारा भारत में सबसे पहले विकसित किया गया था। हेपेटाइटिस बी यानी इस बी का डीएनए रिकॉम्बिनेशन नेशन द्वारा भारत में सबसे पहले
विकसित किया गया था। जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भारत में सबसे पहले व्यावसायिक स्तर पर हेपेटाइटिस बी का टीका विकसित किया गया था। ये था वायरस से होने वाले रोग, जो जिसमें हेपेटाइटिस बी लिया या इसे कहते हैं जॉन्डिस। हमने 3 रोगों की बात करी। नेक्स्ट रोग हाइड्रोफोबिया फोबिया या इसे कहते हैं रेबीज, या इसका एक दूसरा नाम है जल भीति। जल भीति यानी जल भीति क्या है? जिससे रेबीज होता है उसको जल से डर लगता है। जल से यानी पानी से डर लगता है। इसका अगर रोग कारक देखें, रोग कारक इसका रोग कारक है रैप्डो वायरस। अगर इसके संक्रमण की बात करें, यानी कि संक्रमण होता कैसे है, संक्रमण होता है वायरस से संक्रमित कुत्ते के काटने से, और इसके लक्षण की बात करें कि इसमें किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहले जल यानी पानी को पीने में डर लगता है। और गले में तेज दर्द होता है। गले में तेज दर्द होता है। और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। और इस रोग में एक मुख्य बात है कि जिस कुत्ते के द्वारा काटा जाता है, वह कुत्ता कुछ समय के बाद मर जाता है। यानी कि इस रोग के लक्षणों में एक पहचान यह भी है कि जिस कुत्ते के द्वारा काटा गया वह कुत्ता कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? मर जाता है। और इसके वैक्सीन की बात करूं, वैक्सीन वैक्सीन का नाम है एंटी एंटी रेबीज
वैक्सीन। और इस वैक्सीन की जो खोज की थी, इस वैक्सीन की खोज की थी लुईस पास्चर के द्वारा। यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं इसके रोग कारक से। संक्रमण किस तरह से होता है इसके बारे में बहुत कम पूछा जाता है। और इसके वैक्सीन, कोई अगर इसकी वैक्सीन है तो वो कौन सी वैक्सीन है, और उस वैक्सीन की अगर किसी ने खोज की, किसके द्वारा खोज की, ये एग्जाम में अधिक पूछा जाता है। उसके बाद अगला रोग आता है हमारा MMR। यह रोग है नहीं, यह एक वैक्सीन है। वैक्सीन, ये वैक्सीन 3 रोगों के लिए दिया जाता है जो वायरस से होते हैं। पहला गलसुआ रोग। दूसरा जो रोग है इसमें, जिसमें MMR वैक्सीन दिया जाता है, खसरा। और तीसरा रूबेला। इसको कहते हैं मम्स, इसे कहते हैं मिजल्स, और इसे कहते हैं जर्मन खसरा। इसका अलग नाम, दूसरा नाम है। जर्मन खसरा। MMR यानी कि 3 रोगों के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। इन 3 रोगों को एक साथ पढ़ रहे हैं। इसका जो रोग कारक है, कारक पैरामिक्सो वायरस। इसका जो रोग कारक है रूबियोला वायरस। और इस रूबेला वायरस का जो रोग कारक है उसका नाम क्या है? रूबेला वायरस ही है। अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करें, जो गलसुका या मम्स रोग होते हैं, प्रभावित अंग यह होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्रंथि। उपचार, वायरस से होने वाले रोगों का उपचार वही है, लक्षणात्मक उपचार। जो लक्षण दिखे उन लक्षणों की दवा। लक्षणात्मक उपचार। और इन दोनों, जो खसरा है और रूबेला है, इन दोनों के लक्षण समान होते हैं। लक्षण समान। और लक्षण होते क्या हैं? सबसे पहला होता है गला प्रभावित। दूसरा, सांस लेने में कठिनाई। कठिनाई होने लगती है।
त्वचा पर लाल लाल दाने दिखाई देते हैं। दाने। तो जो MMR वैक्सीन है, यह वैक्सीन 3 रोगों के लिए दिया जाता है। एक तो दिया जाता है मम्स के लिए, दूसरा होता है मीजल्स और तीसरा होता है रूबेला। एम से मम्स, एम से मीजल्स और आर से रूबेला। जो मम्स था, इसका जो कारक था, रोग कारक, पैरानिक्सो वायरस, और मीजल्स का रोग कारक रूबियोला वायरस, और रूबेला का था रूबेला वायरस। जो मम्स में प्रभावित अंग है वह है पैरोटिड ग्लैंड, और इसका जो उपचार होता है वो उपचार होता है लक्षणात्मक उपचार। और इसी तरह मीजल्स और रूबेला में जो लक्षण होते हैं, इन दोनों के लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। और लक्षण दिखते हैं, गला प्रभावित होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और त्वचा पर लाल लाल दाने दिखाई देते हैं। इसमें जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार की तरफ से 2025 तक 2025 तक जो जर्मन खसरा है, खसरा को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि 2025 तक इसे भारत से निर्मुक्त करना है। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। इसमें MR टीकाकरण कराया जा रहा है। उसके बाद अगला रोग आता है जो वायरस के कारण होता है। यह है छोटी माता, या इसे कहते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, इसका जो रोग कारक है, रोग कारक यानी कि जिसके कारण यह रोग होता है, यह है बेरीसेला वायरस। और इसका जो लक्षण होते हैं, लक्षण है तेज बुखार आता है, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, और इसका जो संक्रमण होता है, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से। इसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है पेरीसेला वैक्सीन। रोग कारक के नाम पर ही है, पेरीसेला वैक्सीन। यहीं पर, ये तो था छोटी माता, यहीं पर एक होती है बड़ी माता।
बड़ी माता, और इस बड़ी माता का रोग कारक है वो है वेरियोला वायरस। और इसमें गुड पॉइंट है, गुड पॉइंट, यह भारत से ही नहीं पूरे विश्व से इस रोग का उन्मूलन हो चुका है। यह था चिकन पॉक्स, जिसका रोग कारक था वेरिसेला वायरस। और लक्षण इसकी बात करें तो इसमें होता है तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, और संक्रमण कैसे होता है, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से। और वैक्सीन का नाम इस रोग कारक के नाम पर ही है, पेरिसेला वैक्सीन। बड़ी माता, इसका जो है पूरे विश्व से ये जो उन्मूलन हुआ था, ये हुआ था 1980 के दशक में। इसका पूरे विश्व से उन्मूलन हो चुका है, यानी कि यह समाप्त हो चुका है। उसके बाद अगला जो रोग आता है, ये छोटी माता के बारे में थोड़ी सी जानकारी है यहाँ पे। पिछले जो 10 साल में है, जो वायरस के कारण होने वाले रोग हैं, पहला रोग है इबोला वायरस, दूसरा है जीका वायरस, तीसरा है निपाह रोग, और चौथा है सार्क। यानी कि जो पिछले साल नहीं, पिछले 10 सालों में वायरस के कारण नए नए रोग हो रहे हैं। इसी में कोरोना वायरस भी है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो सबसे पहले इबोला वायरस, यह जो रोग फैला था, यह फैला था 2014 और 15 में अफ्रीका में फैला था। अफ्रीका में फैला पहली बार। और इबोला के अगर रोग कारक की बात करें, रोग कारक तो है इसका रोग कारक इबोला वायरस। और इस वायरस को जो आशय देता है वो देता है फल चमगादड़। फल चमगादड़ के शरीर में रहता है। यानी कि इस वायरस को जो आशय देने का काम करता है वो करता है फल चमगादड़। और इसका जो संक्रमण होगा, ये संक्रमण होता है जो चमगादड़ के द्वारा फल को खाया जाता है, और उन संक्रमित फलों के सेवन से, संक्रमित फलों के सेवन से। और अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करें, प्रभावित अंग ये होता है आंतरिक आंतरिक रक्तस्राव।
आंतरिक रक्तस्राव का मतलब ये हुआ कि धमनियां हैं, इसमें रक्त प्रभावित हो रहा है और यह रक्त, ये ऊपर से त्वचा है, ये धमनियों से बाहर निकलकर इस तरह से यहाँ पर रक्त का आंतरिक स्राव होता है। यानी रक्त जो ब्लड है वो धमनियों से क्या होने लगता है, बाहर आने लगता है। इस रोग के उपचार की बात करें, उपचार वही है, लक्षणात्मक उपचार। उपचार यानी कि जैसे लक्षण दिखे उस तरह की उपचार दिया जाता है। दूसरा वायरस आता है जो पिछले 10 सालों में फैला, वो आता है जीका वायरस। इसका जो रोग कारक है यह है जीका वायरस। और इस रोग का रोगवाहक है एडीज मच्छर। और इसमें लक्षण की बात करें तो लक्षण होते हैं तेज बुखार, का आना, और उसके बाद धीरे धीरे मस्तिष्क में संक्रमण होता है। संक्रमण होता है और यह रोग जो फैला था, रोग फैला कब? यह रोग फैला 2016 में, जो सितंबर में रियो ओलंपिक खेलों के दौरान जो जीका वायरस था वो 2016 में, जो सितंबर में रियो ओलंपिक हुए थे, ये रियो ओलंपिक हुए थे ब्राजील में। ब्राजील में यह रियो ओलंपिक हुए थे। उन खेलों के दौरान जो रोग फैला था वो फैला था जीका वायरस। और इस रोग का जो रोग कारक होता है वो होता है जीका वायरस और रोग वाहक होता है एडीज मच्छर। लक्षण की बात करें तो लक्षण में होते हैं तेज बुखार और मस्तिष्क में संक्रमण होने लगता है। ये था पिछले 10 सालों में जो फैला दूसरा रोग, जीका वायरस रोग। तीसरे रोग की बात करें तो तीसरा जो रोग है वह है निपाह वायरस। इस निपाह वायरस के रोग कारक की बात करूं, रोग कारक, इसका नाम है निपाह वायरस। आशय, इसको आशय कौन देता है? ये देता है फल चमगादड़। फल चमगादड़। और संक्रमण के दौरान इसका जब संक्रमण हो जाता है तो संक्रमण होने पर जो लक्षण होते हैं तेज बुखार के साथ साथ उल्टी दस्त और आंतरिक रक्तस्राव।
रक्त स्राव। उपचार इसका भी वही है, लक्षणात्मक उपचार, जैसे लक्षण उस तरह से दवाई का देना। और यह जो रोग है निपाह वायरस, पहली बार जो फैला था, ये फैला था मलेशिया में। मलेशिया 1998 में। और ये जो रोग भारत में फैला, भारत में 2018 में केरल में, और इससे पहले ये फैला था 2001 और 2007 में पश्चिम बंगाल। तो ये थे पिछले 10 सालों में होने वाले रोगों की थोड़ी सी जानकारी, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट रोग थे। आज हमने डिस्कस किया कि वायरस से होने वाले रोगों के बारे में, इनके लक्षण किस तरह के थे, इनका रोग कारक क्या था, और इनका जो संक्रमण होता है वो किस तरह से होता है। और दूसरा देखा कि इनके लिए जो पर्टिकुलर अगर एक कोई निश्चित टेस्ट है तो उस टेस्ट का नाम क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रोटोजोआ और फंगस के कारण होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।